हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक डायनेमिक यूथ सेंट्रिक लीडर नलिन हुड्डा। नलिन ना ही सिर्फ हरियाणा के पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक उभरता हुआ नाम है, बल्कि एक ऐसा नेता है जो ग्राउंड रियलिटीज और यूथ एस्पिरेशंस दोनों की भाषा समझता है। चलो, लेट्स डाइव इनटू द कन्वर्सेशन विद अ वेरी ओल्ड एंड अ डियर फ्रेंड नलिन हुड्डा। वेलकम नलिन टू लक्की पाजी स्पोर्ट वेंचर। थैंक यू सो मच लकी पाजी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज की जो चर्चा है, जो आज के जो बातें हम शुरू करते हैं, मुझे एक वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, यहाँ बस्ती भी जलानी और मातम भी बनाना है। सो बीइंग अ पॉलिटिशियन, कितनी बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि कुछ चीज़ें घटती है, कुछ इंसिडेंट घटता है, तो पीपल हैव द परसेप्शन कि भाई ये पक्का स्क्रिप्टेड है, ये पक्का प्लान्ड किया होगा। और कहीं ना पॉलिटिशियन की ना एक इमेज बन चुकी है कि भाई ये करप्ट है, ये चालाक है, ये सियासत के लिए रिश्ते नहीं निभाते, ये किसी के सगे नहीं हैं। तो यू आर माई फ्रेंड, हम लोग एक दूसरे को शायद 17-18 साल से जानते हैं, हमने अपनी दोस्ती देखी है, हम अब बड़े साथ में हुए हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपकी जो पॉलिटिशियन के बारे में एक इमेज है ना, एक क्लीशे पॉलिटिशियन जैसा होता है, तकरीबन वैसी सी इमेज है। आज के जो युवा हैं वो ज़्यादातर विश्वास इसमें रखते हैं कि ना हम बस्ती जलाते हैं, ना हम मातम मनाते हैं, हम राजनीति में भी रिश्ते निभाते हैं और खाने आए हैं उनको जो सबसे खाते हैं। क्या बात है। तो ये सोच खाली आपकी नहीं, आम तौर पे आप किसी एक लेमैन से पूछो कि पॉलिटिशियन के बारे में आपकी क्या राय है या आपका क्या टेक है, तो हर जना ये सोचेगा और कहेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव निकलेगा, ये गलत करता होगा, ये करप्ट होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। ठीक है, हम क्या है कि पॉलिटिशियंस के बारे में हमने ज़्यादातर सिर्फ पिक्चरें देखी हैं, पढ़ा तो कम है। तो उन पिक्चरों का जो एक आउटकम है वो ये निकल के आया कि ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट ऐसे बन गया कि पॉलिटिक्स इज़ अ नेगेटिव फील्ड। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको वोट्स के लिए कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी आप अंदर फील करते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। आप अपने उसूलों को मजबूत रखते हुए, आप अपने विचारों को, एक जो अंदर की जो एक पॉजिटिविटी होती है, उसको अलाइव रखते हुए भी पॉलिटिक्स कर सकते हो। इट माइट टेक टाइम, थोड़ी सी पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आज पॉलिटिक्स में आए कल ही हम एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। इट विल टेक टाइम। अल्टीमेटली योर गोल शुड बी कि जिन लोगों के लिए हम आए हैं उन लोगों को सर्व करना, उनके बेस्ट इंटरेस्ट को ऊपर रखना, उसमें हम लोग काम करते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। तो आई थिंक कि जो आज की जो यंग जनरेशन के जो आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो थॉट प्रोसेस है, अगर वो इन्फ्यूज़ हो पॉलिटिक्स में, तो इंडिया कैन बी एनीवेयर। But लेकिन जैसे यू आर सेइंग इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, आई टेक दैट, बट कहीं ना कहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि एक इमेज बनी है, अगर किसी के बारे में एक इमेज बनी कि दे आर करप्ट, कई इमेज बनी कि यार ये वोट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें 90% झूठ हो, 10% सच्चाई तो है। हो सकता है 90% सच्चाई हो, 10% झूठ हो। एग्जैक्टली। एंड इट इज़ नॉट इन पॉलिटिक्स, ये हर फील्ड में है। आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एथिकल चीज़ों पे चलते हुए आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। आप कहीं जॉब करते हो, ज़रूरी नहीं है कि उस जॉब को करते वक्त आप सारी एथिकल चीज़ें करो। सेम गोज़ विद पॉलिटिक्स। होता क्या है, पॉलिटिक्स ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है तो पीपल हैव बिगर एस्पिरेशंस फ्रॉम देयर पॉलिटिशियंस। बिजनेस अगर कोई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई आप कहीं ना कहीं एक एथिकल ग्राउंड्स को छोड़ के और अनएथिकल चीज़ों पे आप चलना शुरू कर दो पॉलिटिक्स में। बिकॉज एक तरीके से पॉलिटिशियन हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सोसाइटी का, हमारे लोगों का। तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आप इस तरीके से करप्ट हो या आप अनएथिकल चीज़ें करो, विच इज़ राइट। और जो मैं सोचता हूँ कि अब तक जैसे पॉलिटिक्स आगे अब तक आई, अगर हम भी उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे तो फिर यंग जनरेशन का पॉलिटिक्स में आने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर पुराने लोग जैसी कर रहे हैं वैसी करते रहें। अगर आज की जनरेशन, आज का यूथ पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो इट इज़ माई फर्म बिलीव कि वो एक नए सेट ऑफ आइडियाज़ के
साथ, एक एजेंडा के साथ, एक बेटर ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के साथ, एक फ्रेश अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स में आए और लोगों के सामने कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज रखे कि हाँ, अब हम लोग यहाँ से इस देश को इस तरफ से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम करना चाह रहे हैं और आज की पॉलिटिक्स को हम इस तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं। जो आपका जो कहना है वो क्रक्स ये है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट लोगों का कम है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो एक बेसिक लाइन में सिर्फ मेरा ये है कि ये आज की यंगर जनरेशन पे है कि उस ट्रस्ट को पॉलिटिशियंस के ऊपर वापस री इस्टेब्लिश कैसे करें। लेकिन मेरी बात बता भाई, मैं बहुत सिंपल से, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, बट फॉर एग्जाम्पल यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, एक नॉट यू, एनी पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी। पॉलिटिशियंस शुड रिप्रेजेंट पीपल बिफोर हाँ, द बट पार्टी। कहीं ना कहीं आज मैं अगर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ है जो मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, पीओ के हिसाब से ये चीज़ गलत है। लेकिन जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके दायरे के अंदर आके मुझे वो चीज़ अगर करनी पड़ जाए, वैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ यूथ के लिए, अगर उसको समझ में आए कि मुझे जातिवाद या मुझे रिलीजियस पॉलिटिक्स पसंद नहीं है करनी, बट अगर मैं पॉलिटिशियन बना, मैं अगर एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ जिसकी आइडियोलॉजी ही वही है, जिसका एक नींव ही वही है, उन्होंने पॉलिटिक्स उसी चीज़ पे करी है, और मुझे बिकॉज मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे मन मार के वो चीज़ करनी पड़ रही है, तो फिर आपने गलत पार्टी ज्वाइन करी है। आप ऐसी पार्टी को मत ज्वाइन करो। आप ऐसी पार्टी के साथ रहो जो आपके माइंड के साथ और आपकी वेवलेंथ के साथ काम करना चाहे। किस पार्टी को और कैसी मतलब व्हेन यू से उस पार्टी को, उस मैं वेवलेंथ को, किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी के उसमें नहीं, पार्टी का नेगेटिव नाम उसमें कह मैं रहा नहीं बोल रहा। मैं पार्टी का नाम नहीं कह रहा। व्हेन यू से ना कि हमें एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, कैसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका क्या विजन होना चाहिए, जिसका एज पर जो यू आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करे। जैसे आपने कहा कि मैं कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। तो इन आइडियोलॉजीज और इस माइंडसेट के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पार्टी है जो इस आइडिया और इस जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ अलाइन करती है। देन यू शुड जॉइन दैट पार्टी। वो थोड़ा सा फेवरेबल होगा। व्हाट्स योर चेक पॉइंट्स? चेक पॉइंट्स फॉर व्हाट? कि अगर इफ यू वांट टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे, कि व्हाट्स योर, कि अगर ये पार्टी ये चीज़ें कर रही है जो मुझे सही लग रही हैं, अगर उस बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से आज की डेट में ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या एजेंडाज हैं, ऐसी क्या आइडियोलॉजीज हैं विच एक्चुअली यू आर इन फेवर ऑफ, कि भाई हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, सो दैट इज़ वन ऑफ द पार्टीज जिसको मैं एज नलिन मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, इस सवाल को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से घुमाता हूँ। इफ अ पर्सन से यू हैव टू स्टार्ट पॉलिटिक्स एंड यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, व्हाट इज योर अटमोस्ट प्रायोरिटी? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मेरे लिए टिकट मिल जाए नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टू सस्टेन इस कि जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनका भरोसा आप में है कि नहीं है। उनको धीरे धीरे आप कैसे अपने साथ लेके आते हो। दो तरीके हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो और जैसे वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप काम करते रहो, फिर वो आपकी बात फिट होगी कि भाई ठीक है, मैं कहीं ना कहीं सोचता तो ऐसे हूँ लेकिन मुझे पार्टी के डायरेक्शंस के हिसाब से करना वैसे पड़ रहा है। अदर वे राउंड इज़ कि आप लोगों के लिए काम करना शुरू करो, लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, उनके साथ उनके सुख दुख में साथ रहो, उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसको उठाओ, आगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एबल बनो। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको अपने आप अप्रोच करना शुरू कर देंगी, जो हम जैसे युवाओं को उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, आई कैन नॉट से कि भी मैं आज उस लेवल पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को फर्मली बिलीव करता हूँ कि मैं अगर अपने लोगों के लिए साफ मन के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करूँ या मैं उन्हीं के हिसाब से सोचूँ। मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी लोग हैं, उनका वेलफेयर है, उनकी ज़िंदगियों में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ, मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम वो है। और उसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म अगर चुनना पड़ रहा है तो मैं उस प्लेटफॉर्म को लेके आगे उन लोगों को सर्व कर सकता हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ प्लेटफॉर्म कि जो आपको मौका देगी टू सर्व योर पीपल। अल्टीमेटली योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग शुड बी कि आप अपने लोगों की प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई करो, उनमें जाओ तो उनमें कुछ पॉपुलैरिटी तो गेन करो कि भी हाँ, ये लड़का है जो एक्चुअली सिंपैथेटिक है हमारी परेशानियों को लेके और हमारे लिए काम करना चाहता है। तो इससे मैं अगर एक सवाल पूछूं तुमसे, ये एक बड़ा कॉमन सा सबका रहता है कि वी वांट टू सर्व पीपल, सर्व, व्हाई यू जॉइन पॉलिटिक्स? वो एक थॉट प्रोसेस क्या था व्हेन यू थॉट ऑफ ओके आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन? वो क्या था? पॉलिटिक्स का जैसे मैंने बताया कि एक ओवरऑल एक सिनेरियो या मैं कहूँ कि एक बबल ऐसा बना हुआ है कि इट्स अ नेगेटिव थिंग टू डू। इट इज़ नॉट।
इट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पीपल इफ़ यू यूज़ इट इन अ करेक्ट वे. ठीक है. आप ये देखो, वाई यंगर जनरेशन शुड बी इन पॉलिटिक्स, पीपल लाइक मी, जो अब ये जो 80s और 90s में जो स्टार्ट हुए थे, हम 4 जनरेशन से, मेरे ग्रैंडफादर जब RWA के फरीदाबाद में प्रेसिडेंट होते थे एक सेक्टर के, तो उस टाइम पे कई जैसे जो पॉलिटिकल ये इलेक्शंस होते थे और कैंडिडेट्स आते थे, तो उस टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है. उसके बाद मेरे फादर की जनरेशन आ गई, प्रॉब्लम्स तब भी यही थी. आज हमारी जनरेशन में भी हम भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं. 3-4 जनरेशन्स निकल गई. इन सब जनरेशन्स में इस इतने टाइम में निकलने के बाद सिर्फ यही प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज़ की. पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कूड़ा बहुत ज़्यादा है. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है. तो एटलीस्ट हम लोग इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर तो काम करना शुरू करें. इसलिए पॉलिटिक्स ज़रूरी है. नहीं, लेकिन जैसे तुमने बोला या हम लोग छोड़ दें कि हम पॉलिटिक्स की तरफ नहीं ध्यान देते, तो मुझे लगता है कि आने वाली भी जो 3-4 जनरेशन हैं वो भी ये सड़क पानी बिजली मांगती चली जाएंगी. जाएंगी. मुझे ये जो एक होता है ना फील, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है, हर किसी चीज़ के पीछे ना एक वजह होती है. फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है. वाई? आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट अ स्टेबल लाइफ इन माई, मुझे एक अच्छी इनकम रखनी है, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है. मुझे एक्टर बनने का शौक है. क्यों? मुझे फेमस होने का शौक है. मैं चाहता हूँ लोग मुझे पहचाने, मैं वहाँ जाता हूँ. वो एक जॉब है जहाँ पे आपको पता है आपकी एक फिक्स इनकम आ रही है. आपका उस समय फोकस वहाँ पे खाली अर्निंग मनी है और कोई वहाँ पे फोकस नहीं होता. अगर मैं आजकल मैं IT में ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट फोकस इज अर्निंग मनी. बट जहाँ तक मुझे पता है, बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको कोई सैलरी ड्रॉ नहीं, इट्स नॉट अ जॉब कि पहले दिन से आपकी सैलरीज आ रही हैं या पहले दिन से आप काम करो आपका जब पैसा आ रहा है. इट्स अ सर्विस. तो इस चीज को एक यंग बंदा जो आज के डेट में बैठा है वो कैसे अपने आप को उस पर्टिकुलर माइंडसेट में डाले कि यस ब्रो, मुझे ये चीज जहन में रखनी होगी कि मेरे लिए जॉब नहीं है जो मंथ एंड में 31 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे लेकर आ जाएगी. मुझे सर्विस करनी है. कई दिन मुझे भूखे सोना पड़ेगा, मुझे घर कैसे चलेगा मुझे नहीं पता. ये बता रहा जब तक ठीक है आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पीछे पैसा अच्छा आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं उस बंदे के बारे में बात करूं जिसका नहीं है कुछ फैमिली बैकग्राउंड, बट उसकी इंस्पिरेशन है, उसको उसकी चाहत है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है. तो वो बंदा कैसे सोचे, उस पॉइंट पे कैसे आए कि हाँ आई वांट टू सर्व फॉर समवन एल्स. डोंट यू थिंक कि आज की डेट में ये चीज समझना है बहुत मुश्किल सा हो गया कि आई वांट टू सर्व फॉर समवन एल्स विदाउट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल सा नहीं हो गया है. इट इज़ अबाउट प्रायोरिटी. किसी की प्रायोरिटी है कि मुझे जॉब करके एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम अपनी जनरेट करनी है और मुझे एक कंफर्टेबल सेटल्ड लाइफ जीनी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ ओके, एवरीबडी शुड डू दैट. किसी की प्रायोरिटी है कि मैं अपनी परेशानियों को तो मैं झेल ही रहा हूँ, मुझे साथ साथ लोगों को भी सर्व करना है. जो ओवरऑल जो एक कम्युनिटी में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे उनके भी सॉल्यूशन निकालने हैं. इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस एंड योर थॉट प्रोसेस. आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी काम कर सकते हो. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स करके ही यू कैन सर्व पीपल. आप कोई अच्छा NGO ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो. मैं ये नहीं कहता कि आप सारा टाइम सब कुछ छोड़ के, अपना घर छोड़ के, जॉब छोड़ के सब कुछ पॉलिटिक्स ही करो. लेकिन आपको अगर लोगों को सर्व करना है, यू कैन ज्वाइन एन NGO, आप उसमें काम करो. आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो. आप अपने लोकल प्रॉब्लम्स को लेके जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने मेमोरेंडम रख सकते हो कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं. आप लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंप्स चला सकते हो कि हम वोट करें तो किन किन मुद्दों पे करें. फॉर एग्जांपल आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि वी एज इंडियंस वोट वेरी इमोशनली, कि किसी भी ऐसे मुद्दे पे जहां हमारी एक इमोशनल कॉर्ड स्ट्रक हो जाए. हम अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानी और तकलीफ़ जो झेल रहा हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई कैंडिडेट आए और ये कहे कि भी मैं, आपके घर के बाहर की रोड ख़राब है, मैं इसको बनवा दूंगा. आपके घर के बाहर की लाइट ख़राब है, हम इसको दुरुस्त कर देंगे. आपकी सीवेज ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, हम इसको दुरुस्त कर देंगे. आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर देंगे, आपकी एजुकेशन को और बेटर कर देंगे. तो इन मुद्दों के ऊपर वोट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम 5 साल यही है. वो जो इमोशन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो 5 साल नहीं काम करेगा, वो सिर्फ वो वोट लेने के लिए वो इमोशन है. एग्जैक्टली भाई, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हर पॉलिटिशियन आता है, बात तो वो इन्हीं मुद्दों पे कर ही रहा है ना, बट उसके बाद वो मुद्दे आखिरकार है तो वहीं के वहीं सॉल्व तो तब भी नहीं हो रहे. तो एक फर्स्ट मैं बताता हूँ. कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कैंडिडेट्स को इतना नहीं पता होता कि हर गली के भी मुद्दे छोटे छोटे क्या हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स की स्पीचेस सुनी भी हैं, मैंने खुद भी दी हैं. जब लोगों में ये अवेयरनेस होती है, आप मान के चलो आपकी गली में कोई कैंडिडेट वोट मांगने आया,
आपके डोर टू डोर आ गए, आपके सामने हाथ जोड़ गए, पैर छू गए, माला डलवा गए, सब कुछ हो गया। क्या कितने लोग हैं इस देश के अंदर जो ये पूछते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें बताओ, अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और लिखित में देते हो तब हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आगे से लोग कितना अवेयर हैं जो ये सवाल करें? क्या लिखित में देते हैं लोग? मेरे ख्याल से लोग पूछते ही नहीं हैं, अगर क्योंकि एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है, अरे नेताजी आ रहे हैं, आए, माला डली, बैठे, स्पीच दी और चले गए। लोगों ने सवाल कहाँ करे? लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ बताई? तो अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई। कैंडिडेट्स के साथ अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करोगे, मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस जगानी बहुत ज़रूरी है। जो आप जैसे जो यंग लोग हैं, हमारे जैसे जो यंग लोग हैं, हमें ये अवेयरनेस लोगों के बीच में ले जानी चाहिए। एक्चुअली द थिंग इज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कैंडिडेट्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर रिप्रेजेंटेटिव्स, और उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर वोट नहीं, बट देनी। मेरे ख्याल से फिर ये होना भी जरूरी है कि अगर कोई पॉलिटिशियन आज के डेट में आके वादे करता है एंड हम उस पर उसकी बातों पर विश्वास कर वो जीत जाता है, हम उसको वोट दे देते हैं, अगर वो 3 से 4 साल के अंदर अपनी चीजें पूरी नहीं करता, डोंट यू थिंक कि दैट शुड नाउ बिकम पनिशेबल काइंड ऑफ अ थिंग? भाई वो अकाउंटेबल हो, वो पनिशेबल हो, उसकी जवाबदारी हो। Don't elect him again. That is equivalent to a punishment. Every 5 years you get a chance to elect a representative. प्रॉब्लम क्या होती है? हम पार्टीज को इलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को नहीं। कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने का मतलब है कि 5 साल में आपने जो प्रॉमिस करे थे वो 5 साल की रिपोर्ट कार्ड है ना, अगर उसमें आपने डिलीवर करा तो दोबारा इलेक्ट करना चाहिए। और अगर मान लो आपने उसमें कुछ डिलीवर नहीं करा तो यू हैव ऑल द राइट टू चेंज हिम एज योर लेकिन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आप एक कैंडिडेट को आप वोट कर रहे हो, ठीक है, आई एग्री विद दैट, मुझे कैंडिडेट बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो उसको इतनी अथॉरिटी, वो उसको इतनी कहते ना एक फ्रीडम देगी नहीं कि वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएगा, फिर बंदा अटक जाता है। आती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है वोट के अंदर, एक मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन जब मैं वोट करने जा रहा हूँ ना, मैं उस चीज़ की बात करूँ, मुझे कैंडिडेट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है। सिमिलरली मुझे पॉलिटिकल पार्टी बहुत विश्वास है, लेकिन वो कैंडिडेट मुझे लग रहा है कि नहीं यार वो सही नहीं है। यहाँ ये जो दो राह आते हैं ना, बंदा यहाँ फंस जाता है किसको वोट डाले, यहाँ पे बंदा क्या करे फिर? ये प्रॉब्लम्स हर जगह होती हर जगह हैं। ही है। और एक्चुअली आपको समझना ये है कि आपकी आवाज़ जो आप असेंबली में या पार्लियामेंट में भेज रहे हो, वो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप वोट डाल रहे हो। पार्टी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या करेगी, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैंडिडेट वो शख्स है जो आपकी आवाज़ को वहाँ पर रखने का काम करेगा, आपकी प्रॉब्लम को उस सदन के अंदर रखने का काम करेगा। तो अल्टीमेटली वो अच्छा होना और वो आर्टिकुलेट होना अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो समटाइम्स मैं ठीक है, मैं आई कैन रिलेट टू योर प्रॉब्लम्स कि इट इज़ एन इलेक्शन बिटवीन अ बैड एंड अ वर्स्ट, सो एटलीस्ट elect a bad person rather than electing a worst person. तो धीरे धीरे जब हम उस पॉलिसी पे चलेंगे तो अच्छे लोग भी आने शुरू होंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं यार, अब वो बैड और वर्स्ट का चुनाव नहीं है, अब गुड और बैड का भी चुनाव आ गया है। तो स्टार्ट इलेक्टिंग बेटर पीपल जो आपको लगे। डोंट यू थिंक लास्ट बट कुछ मैं उस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि पार्टी से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव ज़रूरी होता है। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग एक कैंडिडेट को तो अच्छा समझते हैं लेकिन पार्टी को उतना अच्छा नहीं समझते, तो ये फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, जो मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस जब जाएगी तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी। और ऐसी पार्टीज़ की भी नीड है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ के और उसको तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करें। अब वही उस चीज़ में एक चीज़ आती है ना दिमाग में कि आज के डेट में, लास्ट कुछ सालों में ये चेंज तो एटलीस्ट हम लोगों ने देखा है कि कुछ पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस अब आने चालू हो गए हैं, बहुत वेल से, कुछ नहीं, एजुकेटेड, बहुत लोग। एग्जैक्टली ये कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छा भी है कि एक एजुकेटेड क्लास भी पॉलिटिक्स के अंदर घुस रही है। बिकॉज जब आप एक एजुकेटेड बंदे से जब बात करते हो ना, ही टॉक्स लॉजिकल, ही टॉक्स विद एक्सपीरियंस, he talks about development, he talks about actual problems rather than वो दकियानूसी 4 बातें जो 4 बंदे बैठ के हाँ जी नेताजी ने बोल दी, बंदे खुश होकर निकल जाते हैं। So ये भी एक चीज़ सही है कि आई एम हैप्पी दैट पीपल लाइक यू हु आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सो डोंट यू थिंक आने वाले टाइम पे और ज़्यादा पढ़े लिखे यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? वो एक डू यू थिंक दैट कैन चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया? बिल्कुल। लेकिन साथ में से तजुर्बा भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो मे बी जो एजुकेटेड नहीं होंगे शायद,
क्वालिफिकेशन वाइज मैं बोल रहा हूँ एजुकेटेड नहीं हूँ, बट उनका जो तजुर्बा है जिंदगी का, वो उस लेवल का तजुर्बा है जो एक एजुकेटेड बंदे को भी चुप करा सकता है। तजुर्बा लेने के लिए अगर आप यही सोचते रहो कि तजुर्बा ठीक है, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज की जो यंगर जनरेशन है, अगर उनका थॉट प्रोसेस सही है तो एक्सपीरियंस देना भी तो लोगों की जिम्मेदारी है ना। आज आप उनको चुनना शुरू करोगे, उनको काम देना शुरू करोगे, तभी तो वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अगर हम यही सोचते रहें कि भाई हम एक्सपीरियंस के नाम पे एक ऐसे आदमी को चुनते रहें जो हमें पता है कि करप्ट है, तो ऐसे एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा। एक्सपीरियंस के नाम पे हम ऐसे व्यक्ति को चुनते रहें जो हमें पता है कि जातिवाद और धर्मवाद का जहर समाज में घोलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा। वुड ही और शी डू जस्टिस टू द सोसाइटी, No. डू जस्टिस टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी? नो। तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या हुआ फिर। ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी नीयत की और अच्छे इंटेंट की, जो मुझे लगता है कि आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो अपने एक बेटर थॉट प्रोसेस के साथ अगर पॉलिटिक्स करेगी तो वो एक्सपीरियंस भी अच्छा गेन करेगी और उनसे बेटर रिजल्ट्स दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बना हुआ है पहले का, तो उसको ब्रेक करके कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ यंगर जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। लोगों को पॉलिटिक्स टैबू नहीं लगना चाहिए, आम लोगों को। It is a very important part. I mean, there's a saying that you might not like your politics, you might not follow your politics, but politics always follows you. आप सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं, इट इज़ गवर्न्ड बाय पॉलिटिक्स। सो यू शुड हैव योर से इन पॉलिटिक्स। आप ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन ही लड़ो, लेकिन आप कम से कम वोट डालते समय अवेयर तो हो कि मैं किन इश्यूज़ के ऊपर वोट डाल रहा हूँ। ये ज़रूरी है। कहीं ना हमारे लिए पॉलिटिक्स खाली एक नेतागिरी तक ही सीमित होकर रह गई। दैट कैन बी मे बी आर एजुकेशन सिस्टम लाइक दैट, कि हमें कभी भी ना इस पार्ट ऑफ प्रोफेशन, अगर मैं प्रोफेशन बात करूँ, अगर हमें कभी ना इस पार्ट ऑफ प्रोफेशन के बारे में कोई बताया नहीं गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कभी स्कूल में इस बारे में बात नहीं होती। कुछ छोटे बच्चे से पूछो आपको बड़ों का क्या बनना है, वो बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जब हम लोग छोटे थे हम लोग को यही होता था। हमें कभी वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पॉलिटिशियंस के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। सो उससे मुझे लाइक आई वुड आस्क यू कि अगर हम अभी यंगस्टर्स के अगर बारे में बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि उनको ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या रीड करें वो लोग जिनको एक्चुअल पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट टू बी अ मिनिस्टर। अगेन जैसे तुमने बोला कि वोट डालना भी एक पॉलिटिकल नॉलेज के बराबर ही है। एक सिविलाइज लाइफ जीना, दैट इज ऑल्सो हाउ टू लिव अ पॉलिटिकल लाइफ। अगर सब कुछ हम इसको कवर करते हैं, ऐसी कौन सी बुक्स या ऐसा क्या है जिसको आज का जो यूथ है वो रीड करे टू नो एक्चुअल व्हाट इज पॉलिटिक्स ऑल अबाउट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिकरेक्ट अ बिट। पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन एंड विल नेवर बी। पॉलिटिक्स इज एंड विल ऑलवेज बी अ सर्विस। तो एक प्रोफेशन की तरह वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में एक सर्टेन लेवल ऑफ एम्पैथी तो चाहिए ही चाहिए। जैसी भी आप पॉलिटिक्स करो, लेकिन वो एम्पैथी का जो एक एम्पैथी की जो एक क्वालिटी है वो आप में होनी चाहिए कि आप अपने लोगों के साथ रिलेट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उसको सॉल्व करने की जो इच्छा शक्ति है वो आप में होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स इज सर्विस। तो इसलिए यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर इट टू एनी प्रोफेशन के भी आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो या कुछ और बन रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। जहाँ तक आपने बात कही कि बुक्स की या इन चीज़ों की, ठीक है, नॉलेज गेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम, हिस्ट्री की, हम कैसे हमारे लीडर्स ने इवॉल्व करा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ देश आज़ाद हुआ, बाद में फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो आई फील कि जो दो स्टॉलवर्ट फिगर्स जो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें, वन इज़ महात्मा गांधी एंड वन इज़ बी आर अम्बेडकर। अच्छा। जो उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहूँ या स्टाइल ऑफ सर्विंग पीपल, एक्चुअल जो एक मास कनेक्ट होता है और एक्चुअली लोगों को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उस तरह के सॉल्यूशन समाज में देना। लोग समझते हैं कि सरकार में होना ही बहुत ज़रूरी है कि अगर लोगों को सर्व करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों के बीच में अवेलेबल रहिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी रखिए, आप उन लोगों तक उनकी बात एटलीस्ट पहुंचाइए जहां पर वो लोग परेशान हैं या जहां पर उन लोगों को चाहिए कि भी एक आवाज़ हमारी वहां तक पहुंचे। तो वो कनेक्ट इस्टेब्लिश करना, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अगर कोई सीख सकते हैं तो वो शायद गांधी जी और अम्बेडकर जी से सीख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अगर हम उस टाइप की एक बात करें, क्वेश्चन मेरे जनरल एक क्वेश्चन आया कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ भगत सिंह। 2-3-4 साल के अंदर ही पैन इंडिया उनको पहचानता था, ठीक है, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, जो भी था उनका, उसको उनको पहचानते थे। आज की डेट में हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं टू कनेक्ट टू पीपल, बट तब भी कई साल लग जाते हैं, हम उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या था उस टाइम पे अलग
जो आज नहीं है, या आज हम लोग ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो हम इतना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक ट्रस्ट। जो Okay. हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे या जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जैसे भगत सिंह जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, गांधी जी थे, लोगों का इनमें उस टाइम पर एक ट्रस्ट था कि ये जो कर रहे हैं ये निस्वार्थ भाव से एक्चुअली देश के भले के लिए कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो अब की जो पॉलिटिकल क्लास है वो ट्रस्ट लैकिंग है। जो आप बात करते हैं ना कि कम्युनिटी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पाता या इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। अब नाउ सी कि आज हमारे पास जितना सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, व्हाट्सएप इज़ देयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग इज़ देयर, फ़ोन कॉल्स आप, लेकिन तब भी उतनी भीड़ आज कोई इकट्ठी नहीं कर सकता जितनी एक टाइम पे भगत सिंह और महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब की उसमें हो जाती थी। तो वो लोगों का एक अंदर से एक ट्रस्ट फैक्टर था इन लीडर्स के लिए कि हाँ ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे, इनको सपोर्ट करना है, इनको आगे बढ़ाना है, ये हमारे लिए ठीक सोच रहे हैं। वो ट्रस्ट आज लैकिंग है। तो वही मैंने कहा कि अब जो जनरेशन आ रही है कि द बिगर चैलेंज इज टू हाउ टू गेन बैक द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी इन द पॉलिटिकल क्लास। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर एक्चुअली जो यंगर जनरेशन है उनको काम करना चाहिए कि कैसे हम लोग इस चीज़ को, एक नैरेटिव जो ये क्लीशेड पॉलिटिशियंस का बना हुआ है, इसको तोड़ के और वापस लोगों का ट्रस्ट अपनी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर बनाएं। बट डोंट यू थिंक दोनों तरफ से इक्वल मेहनत है, फॉर पॉलिटिशियंस ऑल्सो टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, एंड फॉर अस ऑल्सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली ट्रस्ट देम? डोंट यू थिंक दोनों तरफ से इक्वली? ब्लाइंडली ट्रस्ट देम, डू योर रिसर्च वर्क, नो अबाउट योर कैंडिडेट्स। मुझे लगता है जितना रिसर्च हम अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में करते हैं, उतनी ही रिसर्च हमें अपने कैंडिडेट्स को जानने के लिए भी करनी चाहिए। कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका बैकग्राउंड क्या है, किसने क्या किया है, सोसाइटी के लिए क्या कोई उन्होंने कोई ऐसा कोई अचीवमेंट या कोई रिमार्केबल काम किया है, आगे उनका विजन क्या है, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं। Would he be the right candidate to represent our constituency either in assembly or in the parliament? आई गेस ये बहुत अच्छा तो point ये तुमने बोला। रिसर्च अगर आप थोड़ी Research about your करें, politician. जिस दिन आप वोट डालने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप एक हफ्ते बस इसी में लगे रहिए, कम से कम एक दिन 4 घंटे 2 घंटे निकाल के अपने जितने कैंडिडेट्स आपके जिन्होंने नॉमिनेशंस फाइल किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, कोई बड़ी पार्टी के होंगे, कोई छोटी पार्टी के होंगे, कोई इंडिपेंडेंट्स होंगे, सबके बारे में सिर्फ एक जानकारी ले लीजिए। आज क्या होता है कि आई वेरी वेल नो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को टोटल ये नहीं पता होता कि कैंडिडेट्स कितने खड़े हैं। एग्जैक्टली। ऊपर के 3-4 जो पार्टीज के पता है, बस, सिर्फ बस, उतने बस, बस। ध्यान होते हैं 4-5 तक। उसके बाद कौन इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं होता। और पता इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास कई बार इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उतनी मार्केटिंग ग्राउंड पे कर पाए कि लोगों के बीच में इतना नाम जा पाए। हो सकता है मन साफ हो, लेकिन शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को उस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए बड़ी पार्टी कैंडिडेट्स के सामने। तो पीपल शुड ऑल्सो डू देयर रिसर्च वर्क कि भाई थोड़ा कैंडिडेट्स अगर हमारे बीच में आने के लिए दे आर डूइंग ऑल दीज मार्केटिंग थिंग्स कि कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई फ्लायर लगा रहा है, कोई डोर टू डोर कर रहा है, कोई दे आर हायरिंग द वर्क फोर्स एंड एवरीथिंग। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स हमारी भी है कि हम अपने सारे कैंडिडेट्स के बारे में एटलीस्ट जानें। डोंट यू थिंक आजकल जो मार्केटिंग, जैसे हमने वर्ड यूज़ करा मार्केटिंग, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर शैडो करेगी किसी एक पॉलिटिशियन को ये दिखाने के लिए ये अच्छा है या ये बुरा है? इफ अ पॉलिटिशियन हैज़ अ गुड मार्केटिंग कंपनी, इफ अ पॉलिटिशियन हैज़ अ गुड मार्केटिंग टीम, दे माइट बी फेमस इनफ इन फ्रंट ऑफ पीपल के लोग उनको जाके वोट कर रहे हैं। बट ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है ना, इट इज एवरीवेयर। आप नहीं, कोई but कोई everywhere ब्रांड is not अगर आपको public कोई service बहुत ना। ज्यादा दिख रही है तो But ऑब्वियसली every- यू but आर that is not इंक्लाइंड public टुवर्ड्स बाइंग दैट service. ब्रांड। But that is not public service ना, यहाँ पे पब्लिक सर्विस की बात तभी तो मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है, टुवर्ड्स द पॉलिटिकल क्लास ऑल्सो एंड द वोटर्स ऑल्सो। उनको ये जानना चाहिए कि भाई हम लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई करें, और लोगों को भी ये जानना चाहिए कि भाई जितने कैंडिडेट्स मेरे खड़े हैं मैं आइडेंटिफाई करूं कि इनमें से कौन बेहतर है। अभी हमने बात करी महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। ऐसी अगर मैं बोलूँ दोनों की ऐसी 2 या 3 चीज़ें जो यू एक्चुअली थिंक दैट इज एक्चुअली लाइक यू बीइंग अ पॉलिटिशियन, फ्यूचर के अंदर तुम भी उस चीज़ को अपने अंदर ढालना या उसको अडेप्ट करना चाहोगे, ऐसी क्या वो 2-3 चीज़ें होंगी? मैंने कहा ना, द लेवल ऑफ कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। एक वो जुनून होता है अंदर कि हमने जिस चीज़ में शुरुआत कर दी, हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको सफलता ना मिले, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज योर अल्टीमेट गोल शुड नॉट बी कि भाई मैं ये 1-2 चीज़ें कर लूँ और उसके बाद ये हो गया। द अल्टीमेट गोल शुड बी कि भाई हमें इस सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना है, या कहीं ना कहीं हमें इवॉल्व होना है साथ मिलके, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को साथ मिलके सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक सर्टेन टाइम, पेशेंस और लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए, जो मैंने इन लीडर्स में देखा।
जितनी हार्डशिप्स मैं समझता हूँ, चाहे गांधी जी हों, बाबा साहब हों या चाहे भगत सिंह हो, जितनी हार्डशिप्स इन्होंने झेली हैं, आज जो पॉलिटिकल क्लास है मेरे ख्याल से उन हार्डशिप्स के बारे में हम बिल्कुल लोग भाई। सोच भी नहीं सकते। जो झेल के और उन्होंने जो लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाया, जान जाती है तो चली जाए, कुछ होता है हो जाए, लेकिन जो अचीव करना है वो करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस तरह की फीलिंग या उस तरह का एक लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारे अंदर कहीं हम उसका 1/10 भी अगर ला पाएँ, तो इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। गांधी जी जैसे मास कनेक्ट, ही न्यू नो डाउट, पीपल एट द बैक ऑफ हिज हैंड नो डाउट। कि जिस तरह की मूवमेंट्स उन्होंने खड़ी करी, एक बार कहा कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दो और पूरा देश उसमें लग गया। सो इमेजिन कि कितना लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा लोगों में कि एक उनकी आवाज़ के ऊपर और सारे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई। सो दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश, इट कम्स आउट ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कहा और लोग मानना शुरू कर दें, आपको क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है एंड इट टेक्स टाइम। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे समाज को जो उन्होंने अपलिफ्ट करा, तो वो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट और जो उनका संघर्ष रहा, उनको बताया गया कि आप ज़्यादा पढ़ो, आप ज़्यादा अपने आप को एबल बनाओ, आप ज़्यादा अपने आप को मुख्य धारा में लेके आओ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी हार्डशिप्स रही होंगी, जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, मस्जिद में नहीं घुसने दिया जा रहा, पीछे रखा जा रहा है। ऐसी कम्युनिटी को हाथ पकड़ के और आगे मुख्य धारा में लेके आना, इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट। इसमें मुझे ना एक शेर याद आ रहा है कि मसलहत से भरी है जिंदगी मेरी, मसलहत कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, कि मसलहत से भरी है जिंदगी मेरी, बड़ा मुश्किल होता है जिद करना और उस पर अड़े रहना भी। आप एक्चुअली ठान तो बहुत कुछ लेते हो, लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं ना कि आप चाह के भी नहीं कर पाते उस चीज को। कभी अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में आए कि दैट तुमने चाहा था कि मुझे ये करना है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू वट एवर द रीजंस, यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट, बुरा लगता है, अजीब लगता है, तब अपने आप को कैसे मनाता है कि नहीं, आई हैव टू कीप गोइंग ऑन, इट्स ओके, नहीं हुआ इस बार, लेट्स कीप मूविंग। मैंने वही कहा ना कि आप कोई चीज़ शुरू कर दो, किसी चीज़ को शुरू करके छोड़ना बहुत आसान होता है। अर्ली स्टेजेस पे आपको सफलता मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो आप एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट एंड बी कमिटेड टुवर्ड्स योर पीपल। तो आपका गोल फिर वो नहीं है कि मैं आज बस कहीं इलेक्ट हो जाऊं, मैं बस एमएलए बन जाऊं, मैं बस कॉर्पोरेटर बन जाऊं, मैं बस एमपी बन जाऊं। इट इज़ नॉट दैट। इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट। यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर पीपल, यू कीप वर्किंग फॉर योर पीपल, एंड इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल विक्ट्री शुड कम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। कि भाई आपने लोगों के लिए इतना काम कर लिया कि अब लोग ही चाह रहे हैं कि हम आपको बनाएं, तो वो स्टेज भी आती है। बट यू शुड नॉट गिव अप। ठीक है, ज़िंदगी है, चलती है, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, कई सारी सक्सेसेस आती हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एक आदमी सिर्फ सक्सेस में ही रहे तो फिर क्या मज़ा है उसका। दोनों चीज़ों का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे बात बता कि फ्रॉम अ पर्सन हु इज जस्ट अ नॉर्मल guy who's staying in Faridabad from a business family, suddenly becomes a politician. एक politician बनते हो आप पे बहुत responsibilities आती हैं, आपको powers आती हैं, बहुत सारे लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं इस उम्मीद से कि आप सॉल्व करते हो। उस टाइम पे अपने आप को काम एंड कंपोज रखना, लाइक हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कैसे करता है ये चीज़, मतलब उस टाइम पे भी उस पावर को, क्योंकि देख बहुत सिंपल सी बात, मैं अपने बारे में अगर बोलूँ कि मुझे अगर पावर मिल रही है कि मेरे बोलने पे 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं तो बावला सा हो जाऊँ उस पावर को देख के, बट यू आर एक्चुअली लिविंग दैट। सो वो अपने आप को समझाता कैसे कि नहीं नलिन, यू हैव टू काम योर सेल्फ। वो अपने आप को कंट्रोल, वो सेल्फ कंट्रोल कैसे लेकर आए, लाइक आर यू रिलीजियस या कोई आई थिंक आत्मंथन जब आप होता है? उस चीज़ में होते हो तो कुछ चीज़ें आप अपने आप डेवलप कर लेते हो। वॉट यू डू, यू इवेंचुअली गेट होन्ड एट इट बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन। तो आप समझ जाते हो धीरे धीरे, आपसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके से अपना एक डिमीनर रखना है, किस तरीके से लोगों को टैकल करना है, किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, किन इश्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए, किन के ऊपर नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स। इट इज़ नॉट दैट कि मैं अभी कुछ बता दूं और वो उससे वो कुछ समझ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आई थिंक कि जो भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ इन द सेंस कि भी जो भी लोग एक पब्लिक सर्विस में हैं, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, जो लोग एनजीओज भी चला रहे हैं वो भी बहुत पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो एक क्लैरिटी आपको हो जाती है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि किस तरीके से। नहीं बट कितना डिफिकल्ट नहीं होता कि सामने 1000-2000 बंदे खड़े हैं एंड वहाँ पे
तुम्हें बात भी रखनी है और ऐसे भी बोलने किसी को बुरा ना लगे, तो कितना डिफिकल्ट होता है कि एक रैली को संबोधित करना, वहाँ पे एक स्पीच देना और दिमाग में ये भी रखना कि मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूँ जो किसी को बुरी ना लग जाए, किसी को हर्ट ना हो, किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट कर दे। मुख्तसर सी ज़िंदगी के यही फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। क्या बात है। तो ठीक है, हर जैसे मैंने कहा कि इमोशंस जुड़े हुए होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। तो आपको उन इमोशंस को, मैं ये नहीं कहता कि मैनिपुलेटिवली, रिस्पेक्ट करते हुए आपको समझ होनी चाहिए कि आपको किस तरह से क्या बात बोलनी है। और कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ बातें मुझे बुरी लग सकती हैं, कुछ बातें एक मास लेवल के ऊपर एक कम्युनिटी को बुरी लग सकती हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स और उसके हिसाब से फिर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे 5-6 साल में लास्ट कदम देखे, कितनी रैलियों में तो मैं भी साथ में गया ही हूँ, बहुत जगह यू हैव गॉन फॉर मीटिंग पीपल। तो कभी पहले कुछ होमवर्क होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कम्युनिटी पे जा रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात ना करूँ। जिन बारे में बात करनी है ऑफकोर्स वो तो पता ही होता है। बहुत ज़्यादा प्लान करके ना कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब व्हेन यू डीलिंग पीपल यू हैव टू प्लान समथिंग, यू हैव टू डू योर होमवर्क। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप नॉर्मली जाओ, कैंडिड तरीके से लोगों से बात करो, आपको अपने आप समझ में आ जाता है किससे कैसे क्या बात करनी है उसमें। तो नलिन, जैसे हम आज की बात करें, वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है, जहाँ देखो कुछ वॉर्स हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है। यू थिंक आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है? आई थिंक इट इज़। एक परसेप्शन भी बन रही है कि इंडिया इज़ इन अ बेटर ऑफ पोजीशन। और मुझे ऐसा लगता है कि उस परसेप्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वी हैव रीच द लेवल जहां हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले हम अपने आप को कंपेयर कर पाएँ। बट इन द टाइम्स टू कम वी शुड। और जो भी लीडरशिप है देश की, आज एक सर्टेन लीडरशिप है, कल को कोई और चेंज होगी। तो एक देश को एक अच्छी लाइट में रखना वर्ल्ड पे और ग्लोबल लेवल पे, आई थिंक ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई आज के जैसे हम बोलते हैं ना कि हम 4 पिलर्स के बारे में बात करें, उसमें एक पिलर हम बोलते हैं मीडिया। तुम लगता है कहने कि मीडिया आज के लिए में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, वो वही चीज़ें दिखाना चाहते जो दिखानी चाहिए, वो चीज़ें नहीं दिखाते जो नहीं दिखानी चाहिए? लगता है यू करेक्ट इन दिस। और पहले के मुकाबले अब जो मीडिया बायसनेस है वो ओपनली दिखने लग गई है, विच इज़ नॉट गुड। अब रिसेंट इंसिडेंट जैसे महाकुंभ में हुआ, स्टैम्पेड हुआ, बहुत कई बुरा लोगों की जानें गई। और मैंने ये देखा कि इट शुड हैव बीन द द बिगेस्ट स्टोरी, द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ एवरी न्यूज़ चैनल एंड ऑल न्यूज़पेपर्स। बट कहीं कुछ खास कवर नहीं हुआ। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा, मैंने कोई छोटी मोटी स्टोरी किसी न्यूज़पेपर में लग गई हो तो लग गई हो, बट इट डिडंट गेट द लाइमलाइट जो मिलनी चाहिए थी। इतना बड़ा इंसिडेंट देश में हो रहा है, तो एटलीस्ट ये जिम्मेवारी बनती है मीडिया की कि इस चीज़ को एक एक बिल्कुल ठीक तरीके से और फैक्चुअल तरीके से लोगों के सामने रखा जाना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है नहीं रखा गया। तो हाँ, कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि प्रोपोगंडा को सर्व करने में कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जिस तरीके से एक मीडिया को फ्री होना चाहिए आउट ऑफ ऑल द बायसेस, वो आज के दौर में नहीं है। और फ्री हो भी कैसे? अब मैं बात बताऊंगा, बॉलीवुड मूवी की हम बात करते हैं, हम बॉलीवुड की बात करें, कोई मूवी आती है, कभी किसके सेंटिमेंट्स होते हैं, कभी किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। हम कोई मूवी को ओपनली रिलीज ही नहीं कर पाते हैं। आप एक टॉपिक के बारे में मूवी बनाते हो, नहीं नहीं आप इस बारे में बात मत करो, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इसके अंदर। ये कुछ ज़्यादा नहीं होने लग गया? व्हाट डू यू थिंक इसमें? ये पहले भी था। देखो, देयर इज़ वन थिंग कि किसी मूवी की वजह से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए इज़ वन थिंग, एंड a movie is serving to some particular propaganda of a political party, that's a different thing. सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, उसको सेंसर बोर्ड चेंज कर सकता है, वो चीज़ें उसमें से डिलीट करी जा सकती हैं। लेकिन अब मैंने ये देखा कि रीसेंट टाइम्स में बहुत सारी मूवीज़ ऐसी भी बनी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोपोगेटेड एजेंडा को सर्व कर रही हैं, जैसे एक प्रोपोगंडा को सर्व कर रही हैं। जैसे साबरमती एक्सप्रेस थी, मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं एक प्रो गवर्नमेंट प्रोपोगंडा सर्व कर रही थी। केरला स्टोरी थी, और इस तरह की और भी कई मूवीज़ बनी हैं। तो
आई थिंक एंटरटेनमेंट एंड मूवीज शुड बी फ्री ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स राजनीति घुसानी नहीं चाहिए। बट एक्चुअली क्या हो गया है कि अब जो भी मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बुक्स पढ़ना हैज़ बिकम ट्रेडिशनल। बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते नहीं हैं, तो ओनली मोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें आता है, जिसके थ्रू हम नॉलेज लेते हैं या हमें कोई जानकारी मिलती है, इट इज़ आइदर सोशल मीडिया, इट इज़ आइदर मूवीज़, और इट इज़ न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स। और कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो सेगमेंट्स हैं, इन तीनों पे Controlled ही है। आज लोगों का ट्रस्ट, मैं कह सकता हूँ कि ख़त्म होता जा रहा है कि ये फैक्चुअल चीज़ें दिखाएंगे। अब वही चीज़ है ना, हम बात तो करते हैं डेवलपमेंट की, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमें इस कंट्री जैसा बनना है, इस कंट्री जैसा बनना है, जिसके जैसा बनना है। बट लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन उस चीज़ पे काम कर रहा होता है, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। जैसे लाइक यू ऑलरेडी सेड, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली हम आम आदमी पार्टी की बात करें अगर, अब आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाई एजुकेशन इज समथिंग विच शुड बी फ्री, मेडिकल इज समथिंग विच शुड बी फ्री। वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, मुझ पर नहीं, एटलीस्ट उसके दिमाग में ये है ना, वो एक मोहल्ला क्लिनिक या स्कूल्स के बारे में बात कर रहा है। अब जब वो कर रहा है तो लोग बोलते हैं भाई ये फ्री बीज है। अगर नहीं करता तो लोग बोलते हैं यार अमेरिका में देखो ये चीज़ फ्री है, लंदन में देखो ये चीज़ फ्री है, यूके में देखो ये चीज़ फ्री है, कनाडा में ये चीज़ फ्री है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कैसे करे? बंदा करता तो भी फंसता, नहीं करता तो भी फंसता। आई वोंट गो प्रो और नेगेटिव एनीबडी, तो बट हाँ, मैं इस चीज़ को बड़ी फर्मली बिलीव करता हूँ कि देखो, पॉलिटिक्स एक एक ट्रांजैक्शन है। पीपल पे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी जीएसटी के फॉर्म में कोई भी अगर इस्तेमाल की वस्तु या सामान खरीदता है तो वो सरकार को टैक्स पे करता है। अल्टीमेटली हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम अपना इलेक्टेड प्रतिनिधि चुनते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो इस टैक्स के पैसे को हमारे लिए एक बेहतर इस्तेमाल में ला सकता है और हमारे लिए सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, हमारी ज़िंदगी को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बना सकता है। इट इज़ द ओनली ट्रांजैक्शन विच आई फील विच इज़ पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम रिलीजन ले आए, कास्ट ले आए, ये सब ले आए, दैट कैन बी वोट पुलर्स, दैट कैन बी कि एक आपने वोट कंसोलिडेट करने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए वो चीज़ें कर ली, लेकिन उनका 5 साल की गवर्नेंस में कोई रोल मुझे नहीं लगता कि होगा। अब जो ये टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ, इस पे फर्स्ट राइट किसका है? देश के लोगों का, सिटीजन्स का। देश के लोगों का। और अगर आप उनकी बेहतरी के लिए उनको कोई सर्विसेज दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं। अगर वो टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले किस ले रही है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड इफ़ यू वांट टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो आपको कुछ चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी जहां एक उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर और फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ऊपर ना पड़े। आप अगर उनका हेल्थ केयर फ्री कर दो, आप अगर उनकी एजुकेशन फ्री कर दो, तो इट इज़ अ गुड थिंग विच आई थिंक कि और ज़्यादा होना चाहिए इसमें। सबसे बड़ी चीज़ें आज बच्चे को पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से फ़ीस बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत जिस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, तो आई फील कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह दुरुस्त होना चाहिए, जहां लोग प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल्स को भी सेम लेवल पे कंपेयर करके अपने बच्चों को भेजना शुरू करें। बाहर भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं, पब्लिक स्कूल्स में। इसी तरीके से हेल्थ केयर में, आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपकी ज़िंदगी की जितनी सेविंग्स हैं वो सारी चली जाती हैं अगर एक व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई और इलाज कराना पड़ गया तो एटलीस्ट दीज थिंग्स शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। इतना टैक्स हम लोग ले रहे हैं तो उस टैक्स के बदले में दे क्या रहे हैं? और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यही होनी चाहिए कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें कि भैया जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इतनी जनरेशन से अब तक ये सड़क, पानी, बिजली, सीवर, कूड़ा, इनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व हो पा रही हैं। तो यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि हमारे टैक्स का पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है। इट इज़ लाइक कि हम सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा और टैक्स की फॉर्म में कुएं में डाल दिया और उसके बाद हम भूल गए कि ख़त्म क्यों? द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड बी अकाउंटेबल। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो पैसा दिया गया, ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ, इसके बदले में आपने हमें क्या बेनिफिट्स दिए। उन बेनिफिट्स के ऊपर उनको दोबारा वोट जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बहुत सारी पॉलिसीज बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट अवेयरनेस नहीं लोगों को नहीं है। वो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। वही तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी जो यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स में काम करना चाहती है, इट इज़ नॉट जस्ट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर कि उनके लिए क्या क्या सहूलियतें अवेलेबल हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भी दी हुई हैं जो लोगों को नहीं पता होता कि ये पॉलिसी या ये योजनाएं भी चल रही हैं, उनको लोगों तक लेके जाना, उससे लोगों को अवेयर करवाना, ये भी एक वो है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे वेबसाइट में जहाँ पे सारी योजनाएं जो
एग्जिस्ट करती, जो रनिंग एक्टिव योजना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में जो सबको समझ में आए कि भाई ये हमारे बेनिफिट की हैं। आई थिंक हैं बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जितनी पॉलिसीज काम आती नहीं हैं, करती जितनी ना। योजनाएं आती हैं, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि आप उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि हम जाके इसको पढ़ें या देखें। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है कि उस चीज़ को वो डिजिटली एक्सेस कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आगे आना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसका भी एक चैनल सेट हो। अच्छा, मैंने एक बड़ा फन सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था। तो अगर हम बोलेंगे एक जैसे हम फैंटेसी टीम्स बनाते हैं ना क्रिकेट की, कि मेरे पास सचिन तेंदुलकर भी है, तो मेरे पास वसीम अकरम भी है, तो मेरे पास शेन वॉर्न भी है मेरे पास, हम फैंटेसी टीम बनाते हैं। अगर मैं बोले एक फैंटेसी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, बट इसमें हम खाली इंडियन पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम फैंटेसी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। सो व्हाट विल बी दोस, एंड पास्ट के भी हो सकते हैं, जो अब नहीं रहे वो भी हो सकते हैं, व्हाट विल बी दोस पॉलिटिशियंस? मुझे नाम चाहिए प्रॉपर। मुझे लगता है वो पार्टी चल ही नहीं पाएगी। आज आप जितने भी लीडर्स हैं, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट और डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनको अब फॉर से कि एक पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी हों, अमित शाह भी हों, राहुल गांधी भी हों, अरविंद केजरीवाल भी हों, डू यू थिंक कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चल सकती है? तब तो फैंटेसी टीम बोला मैंने। दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस ऑफ अप्रोच कि भी एक जना चाह रहा है कि एक मोर टुवर्ड्स द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म साइड ऑफ इट, अनदर पर्सन इज मोर टुवर्ड्स द राइट विंग साइड ऑफ इट। तो इस कश्मकश में ही मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी शायद एक महीने से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर नहीं, पाएगी। मैं मानता हूँ, जैसे फॉर मैं अगर मैं इसका अपने इट इज वेरी हाइपोथेटिकल। तो मैं ठीक है, hypothetical हाँ, की बात करूँ, मैं फैंटेसी की बात करूँ, जैसे मेरे लिए बड़ा कि अगर बीजेपी आज के डेट में है, और अगर इफ गेटिंग अ पॉलिटिशियन, अब चलो वो नहीं रहा, अब गेटिंग अ पॉलिटिशियन लाइक मनमोहन सिंह विद देम, दैट वुड स्ट्रेंथन देम टू अनदर लेवल, उस टाइप पे। मैं उस तरीके से बोलता, एक ड्रीम होता है ना, एक ड्रीम टीम होता है, एक ड्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती है। हम जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में वैसा हो। वो कई बार उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग भी हो जाते हैं। तो वी फील कि अच्छा इसको और इसको कंबाइन करा जाए तो एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कई बार दो चीज़ों को कंबाइन करने से ब्लास्ट भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सेट ऑफ आइडियोलॉजीज एंड अ सेट ऑफ वर्किंग कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हर एक का अपना एक एजेंडा और हर एक का अपना थॉट प्रोसेस है। वो अपने अपने तरीके से लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं, बट वो अगर आपस में अलाइन ना हो, आपस में सिंक्रोनाइज ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ब्लास्ट की ज़्यादा है रादर देन बीइंग अ फॉर्मिडेबल टीम। जैसे अगर नले हम अभी करंटली हम देखते हैं, दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, वो बहुत क्लियर कट है, बीजेपी कांग्रेस है। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर अब नेक्स्ट अगर इन दोनों पार्टीज में से देखें पीएम कैंडिडेट कि पीएम जो बन सकते हैं, कौन है बीजेपी और कांग्रेस से? ये भी बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्या पता इन दोनों पार्टीज के बाहर कोई पीएम बन जाए। बीजेपी मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे रह गई थी 2024 में। अगर और ज़्यादा नीचे रह जाती तो हो सकता है कि पीएम इसी बार कोई और हो जाता। तो यू कैन नॉट एंटिसिपेट थिंग्स इन पॉलिटिक्स। 2029 में क्या होगा वो 2029 में ही पता चलेगा कि नंबर गेम क्या बनेगा हर पार्टी का। तो भाई जस्ट कमिंग टू एन एंड, इफ यू वांट टू समराइज योर लाइफ बीइंग अ पॉलिटिशियन, एंड अभी तो आगे इट्स योर करियर, अभी शुरुआत है, बहुत कुछ है अभी तो इफ यू वांट टू जस्ट समराइज इट, तो कैसे होगा? बराबर बंटना चाहिए सब में वो जो माहौल अभी एकाकी है। बच के रहें हमसे वो जिनके स्वभाव में सिर्फ चालाकी है। देखा है हमें अभी और दिखाएंगे, हमारा आना अभी बाकी है। क्या बात है भाई। चलो भाई, थैंक यू सो Thank मच, you. बहुत मजा आया, लक्की पाजी। बहुत मजा आया। एक्चुअल में पता लगा कि एक पॉलिटिकल पर्सन, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी, एक पॉलिटिशियन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब अगला पॉडकास्ट करेंगे हम आज से 60-70 साल बाद, जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल जर्नी के एक्सपीरियंसेस किस्सों और की। जर्नी शेयर करेंगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. थैंक्स फॉर कमिंग। Lucky Paji, hey, hey.